बिहार में किसकी सरकार बनेगी इसका पता कल चल जाएगा, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। क्या नीतीश फिर से सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे या फिर महागठबंधन को बढ़त मिलेगी? तेजस्वी का क्या होगा? चिराग पासवान के खाते में कितनी सीटें आएंगी? बात करें अगर प्रशांत किशोर की, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका कि खुलासा या फिर कह सकते हैं इनका जवाब कल मिल जाएगा। लेकिन हमने सोचा क्यों ना इन सारे सवालों का जवाब आज के ज़माने की लेटेस्ट टेक्निक से लिया जाए, यानी एआई से लिया जाए। तो हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है खास मेहमान को, यश अवस्थी जी को। यश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया कि हम कनेक्ट के दर्शकों के सामने अपनी एआई बेस्ड प्रेडिक्शंस रख सकें। जी, आपने तो खुद ही बता दिया और मैं फिर से बता दूं अपने दर्शकों को कि यश जो है एआई के अपनी कंपनी चलाते हैं इतनी छोटी उम्र में, और कंपनी का नाम है एएम एनालिटिक्स। तो यश ने प्रेडिक्ट किया है एआई के थ्रू कि जो कल रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले उन्होंने बताया कि बिहार का नतीजा क्या रहेगा। तो यश, सबसे पहले ये बताइए कि आपके हिसाब से जो आपका एआई का प्रेडिक्शन है, उसके हिसाब से कल जो है रिजल्ट जो आएगा उसमें बाजी कौन मारने वाला है? जी, तो हमारे एआई बेस्ड एग्जिट पोल्स बिल्कुल एग्जैक्ट पोल्स में तब्दील होंगे। उसका कारण हमारी एक्यूरेसी रही है जो कि 99.99% है। क्या? और उस एक्यूरेसी के तहत इस बार एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरेगी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। ओके, अगर हम दलों की बात करें तो ये तो आपने ग्रुप की बात बताई, लेकिन अगर हम दलों की बात करें तो कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने जी जी, तो अब आप, मैम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो अब मैं सीट्स का भी विवरण इसके माध्यम से दे सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो जैसे मैम आप एनडीए के विषय में बात कर रहे हैं, तो इस गठबंधन को हमारे एआई के माध्यम से 140 से 170 सीट्स प्राप्त होती है। दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि एनडीए जो कि गठबंधन है, इसमें विभिन्न प्रकार की पार्टीज हैं। तो जब हम पार्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बीजेपी को 140 में 170 गठबंधन में से 70 से 90, जेडीयू को 30 से 50, HAM जो हम पार्टी है उनको 2 से 5, एलजेपी रामविलास पार्टी जो चिराग पासवान जी ने बनाई है उनको 14 से 18, और आरएलएम को 3 से 4 सीट इस गठबंधन के अंतर्गत मिल सकती हैं। ओके। जो कि महागठबंधन है वो 60 से 90 सीटों तक ही सीमित रह जाएगा। इस महागठबंधन में सभी की अपेक्षा के अनुरूप जो हमारी आरजेडी पार्टी है, लालू जी की पार्टी है, जिनको अब तेजस्वी यादव जी चला रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी को साइडलाइन कर दिया गया, साइडलाइन करके, तो उस पार्टी को 55 से 70 सीट्स प्राप्त होंगी। कांग्रेस को 7 से 12 सीट्स प्राप्त होंगी। वीआईपी जो पार्टी है मुकेश सहनी जी को, जो डिप्यूटी सीएम के उम्मीदवार है इस गठबंधन के, और उनको 4 से 5 सीट्स प्राप्त हो सकती हैं, और लेफ्ट को 4 से 10। तो लेफ्ट पार्टीज की जब हम बात करते हैं तो ये 3 पार्टीज का संगम है बिहार में मैम, जैसे सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल। तो इस 4 से 10 सीट में सबसे मेजर चंक जो है वो सीपीआईएमएल ले रहा है, 4 से 8 सीट। सीपीआईएम को 0 से 1 सीट तक सिमटी हुई नजर आ रही है। जन स्वराज जो पार्टी है वो हमारी नजर में 3 से 5 सीट्स ला सकती है। एआईएमआईएम 1 से 4, और बाकी अन्य 0 से 4 सीट्स लाएंगी। इन्हीं सीट्स के साथ मैं अनुमति लेना चाहता हूँ आपसे वोट प्रतिशत बताने का भी, क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं वोट परसेंट को लोग काफी मिस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनडीए गठबंधन को 44 से 50% तक वोट्स प्राप्त होंगे, आरजेडी को 34 से 40% तक, और अन्य को 16 से 20% तक वोट्स प्राप्त करते हुए हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड सॉफ्टवेयर बता रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर जब ऑटोमेशन में प्रिडिक्ट कर रहा था तो इस सॉफ्टवेयर से इतना तो आभास हो गया कि भाई 44 से 50% वोट अगर एनडीए को प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब एनडीए काफी आगे जा रही है। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं मैम, जैसे 44 से 50% वोट को आधा बांट लेते हैं, जैसे अरे 50% वोट यानी 243 का आधा, तो उस हिसाब से 122 मतलब 123 सीट्स मिलनी, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो दर्शकों को सिंपल मैथमेटिक्स से मैं बता दूं, अगर 100 वोट्स हैं, 100 वोट्स में 10 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, मुझे 25 वोट प्राप्त हुए, बाकी 75 वोट्स 9 लोगों में बट गए, तो मैं तो 25% वोट प्राप्त कर भी आगे बढ़ गया। तो जब मैं 25% वोट्स प्राप्त कर भी आगे बढ़ गया, तो 44 से 50% वोट्स प्राप्त करके आपको इतनी सीट्स का अनुमान है, और ये आएंगी ही, ये रूपांतरित होंगी कल आपके एग्जिट पोल्स के एग्जैक्ट पोल्स में। क्या बात है, बहुत अच्छा टर्म आपने यूज किया है, एग्जैक्ट पोल। जी जी जी। तो अब ये बताइए कि आपने जो जिक्र किया इसमें एक जो सबसे ज्यादा जिस पे चर्चा थी, जो धीरे धीरे थोड़ा कम होते चले गए, प्रशांत किशोर। जी जी जी। तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी बिहार को उनसे। लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बड़ा हो जाएगा कुछ, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आई चीजें कि शायद जितना बड़ा उम्मीद की जा रही थी या जितना बड़ा उन्होंने खुद से दिखाया था, जताने की कोशिश की थी, वैसा शायद नहीं दिख रहा है। आपका यही क्या कहता है उनके बारे में? तो हम लोगों ने जब क्वेश्चन भी लिया लोगों के विषय में, बिना लोगों से बात किए, तो जनता को ये बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कनेक्ट की पूर्व की भी वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हम लोगों ने एक भी व्यक्ति से नहीं पूछा
पूछा, हम कहीं गए नहीं। वो हम पूछेंगे, पहले हम आपसे पीके के बारे में बताइए, फिर हम पूछेंगे कैसे काम करते हैं। तो पीके के विषय में जब हम लोगों ने एक क्वेश्चनर अपना प्रस्तुत किया था सॉफ्टवेयर के लिए, तो वोट कटवा या फिर किंग मेकर, तो 74% वो वोट कटवा ही सिद्ध हुए हमारे प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग। और वो पीके एक ऐसी लहर बन के उभरे थे जो केजरीवाल से भी कंपेयर किया जा रहा था कि हो सकता है केजरीवाल जी जैसे ये लहर स्थापित कर ले। लेकिन क्या होता है मैम, एक पीरियड होता है, आप एकदम से आके रेवोल्यूशनाइज नहीं कर सकते चीजों को। तो यहाँ पर वो वोट कटवा सिद्ध होंगे। दूसरा, जब तक चरण आया तब तक पीके डिमिनिश करते हुए चले गए। जो उनका इतना उभार आया था वो डिमिनिश होता चला गया दूसरे चरण में। क्या कारण थे उसके, वो तो उनसे बेटर कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन इस पार्टी में वो वोट कटवा सिद्ध होंगे। और इनके सहायक कौन होंगे? इनके सहायक होंगे AIMIM, जनशक्ति जनता दल, JJD के जो तेज प्रताप जी हैं, ये सब मिलके, और जो 2 अन्य पार्टी हैं जो चंद्रशेखर आजाद जी पार्टी है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी लड़ा रहे हैं। तो ये जीतेंगे तो कुछ नहीं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको ही ले। ये मान ले कि अपना खेल उनका बने न बने, लेकिन खेल खराब जरूर कर देंगे कुछ लोग। ये वो नैया उनने महागठबंधन की डुबोई है इस चुनाव में। राइट यश, कुछ और बातें भी हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि आपने कहा कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी एग्जिट पोल होता है तो नॉर्मली बातचीत के आधार पर होता है। और AI में जब भी आप करते हैं, तो आपने बताया, पहले भी किया आपने हमारे साथ बातचीत, तो उसमें भी आपने बताया था कि बात नहीं करते हैं। तो बात नहीं करते तो फिर AI काम कैसे करती है? जी, तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से दर्शकों को कि हमारी टीम तो अमेरिका और जापान में बैठी हुई है, उनको ये तक नहीं पता है बिहार की वस्तु स्थिति क्या है। क्या बात? लेकिन और साउथ अफ्रीका का फिर ये हवाई तो नहीं होगा? अरे नहीं मैम, इसका कारण जी, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे पारंपरिक सर्वे जो होता है उसमें 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 50,000 लोगों तक आप पहुंच जाते हैं। राइट। तो क्या 50,000 लोगों के मुंह से आप 5 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के विषय के बारे में बता सकते हैं? थोड़ा सा बेईमाना सा लगता है। लेकिन ये जो हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये एक महाशंख से भी ज्यादा डेटा पॉइंट्स के आधार पर कर रहे हैं, जिसको मैथमेटिकल टर्म्स में 10⁻90 से ज्यादा कह सकते हैं और वेस्टर्न भाषा में 10 क्विंटिलियंस कह सकते हैं। जब इतना सारा डेटा पॉइंट आप सॉफ्टवेयर में डालते हैं जो ह्यूमन क्षमता से बाहर है, तो ये बात तो श्योरिटी रहती है कि यही चीज रूपांतरित होगी और वो पर्टिकुलर पता पा रहा है कि कौन सी सीट्स कहां पर जीत रहे हैं, लोग किसको क्या वोट दे रहे हैं। कभी कभी जब हम व्यक्तिगत रूप से जाते हैं तो भाई वहां पे ये वो बता नहीं पाते प्रेशर के कारण, या हो सकता है कि नहीं अन्य व्यवस्थाओं के कारण। महिलाएं जनरली, बिहार की महिला मैं आपको बता दूं प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग पुरुषों को नहीं बता रही हैं किसको वोट देना। क्या बात कर रहे हैं? और वो वोट दे के आ रही हैं और विकट वोट दे के आ रही हैं। जब मैं आपको डेटा महिलाओं का बताऊंगा और उसके बाद सीट भी बताऊंगा, जैसे एक बेलागंज सीट है, हमारे साउथ अफ्रीका के एक टीम मेंबर थे, वो कह रहे थे सर ये बेलागंज कह रहे थे, मैंने कहा वो बेलागंज। बेलागंज सीट में सॉफ्टवेयर ने ये बताया कि यहाँ से 35 साल से RJD पार्टी का शासन था। 35 साल बाद पिछले साल उपचुनाव हुए, क्योंकि जहां पे जो विधायक जी थे जो 35 साल से बरकरार थे उस सीट पे, वो सांसद बन गए। 35 साल में जो ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग है वहां पे विकास के नाम पे वास्तविकता में कुछ नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ कोई BJP NDA कुछ नहीं जानता है। राइट। तो वहां पे एक सड़क, एक कुआं भी प्रॉपर नहीं है, एक गली प्रॉपर नहीं है, और फिर भी 35 साल से शासन कर रहे हैं। लेकिन इस बार बेलागंज से आपको JDU की मनोरमा देवी जी जीतती हुई दिखाई देंगी, जो कि एक बड़ा यूनिक प्रेडिक्शन है। आसान नहीं है ऐसा प्रेडिक्शन देना, लेकिन यही ही होगा। और सेम चीज जो है विजय कुमार सिन्हा जी जो डिप्यूटी CM है BJP के, वो 10 तारीख को रात्रि 10 बजे तक के जितने डेटा पॉइंट्स लिए थे उसके आधार पे बस जैसे तैसे अपनी सीट निकाल पा रहे थे। उनका अंतर 1000 से भी कम था, तो ये सीट भी फंस सकती है। तो ये सब चीजें तभी पता चलती हैं जब आप एक एक चीजों को कंसीडरेशन में लें। और इसमें क्या क्या फैक्टर्स रह जाते हैं मैम, वो आपको मैं जरूर शेयर करूंगा। आपको जरूर मैम लग रहा होगा MY फैक्टर के विषय में हर जगह चर्चा हो रही है। हाँ देखिए, वो तो पुराना फैक्टर है बिहार के पॉलिटिक्स में, उस पर तो हम बात करते हैं। यूपी में भी है इनफैक्ट वो इम्पोर्टेंट। लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसका एक जिक्र तो आपने खुद नहीं कर दिया, महिलाओं की आपने बात की। राइट। तो M से जो है मुस्लिम भी होता है, M से महिला भी होता है। तो आप थोड़ा सा डिटेल में और बताएं कि जो Y है ये यूथ है या फिर यादव है, ये दोनों समीकरण किसको आप ज्यादा एक्यूरेट मान रहे हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट रहे इस बार? परफेक्ट। तो MY जनरली मुस्लिम और यादव होता है, इसका बड़ा कोर वोट बैंक है यूपी में। बहुत पावर बाइफरकेशन इसी से होता है। लेकिन MY बिहार में महिला और यूथ पे गया है, या महिला युवा पे गया है, तो इसको हम कह सकते हैं M²Y² एक तरीके से। तो महिलाओं ने, हमारे पास कुछ डेटा था जो हम दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। इतना सारे डेटा पॉइंट तो शेयर करने की वो नहीं है। नहीं आप जितना पॉसिबल है कुछ तो बताएं। गोपालगंज में लगभग 76% वुमेन ने वोट किया है, और जबकि पुरुष जो थे वो 58% थे। दरभंगा में 71% वुमेन ने वोट किया है, पुरुष जो थे 56% थे। माधेपुरा में 77.04% वुमेन ने वोट किया है, पुरुष जो थे वो मात्र 62% थे। और सहरसा, गोपालगंज, समस्तीपुर,
ये सारी सीटों पे मुजफ्फरपुर में महिलाओं ने 75% से भी अधिक वोट किया है। जो प्रारंभ में मैंने आपको 3-4 सीटें बताई मैम, वहां पे महिलाओं ने पुरुषों को आउट वोट किया है, उनसे ज्यादा वोट दिए हैं। तो जब अंदर देखेंगे आप 17%, 18% वोट ज्यादा गए हैं, तो महिलाओं का इम्पैक्ट रहा है। फिर जब हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर से पता किया भाई ऐसा क्या महिला का इम्पैक्ट रहा है, तो 10,000 जो मैम 75 लाख अकाउंट में एक माह पूर्व सरकार ने डाले थे, उसी के आधार पे 70% महिलाओं ने वोट किया है इस बार। 10,000 काम कर गया जी, यही एक बात फैक्टर है, ये आंकलन आपके लिए पर्याप्त है कि ये महिलाओं का वोट कहाँ जा रहा है। और जो जैसे हम सीमांचल एरिया की बात करें, सीमांचल एरिया में महिलाओं से ज्यादा एम में मुस्लिम्स आते हैं, राइट। तो वहां पर AIMIM खड़े थे। अब लोग कह रहे हैं हम मेहनत तो कर रहे हैं 20 साल से है, तो एंटी इनकम्बेंसी क्या है? एंटी इनकम्बेंसी हो चाहे ना हो, गणित तो हर जगह चलती है। AIMIM ने GDA बनाया, जिसको ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लिया, चंद्रशेखर आजाद जी को लिया, आजाद समाज पार्टी के, और सबने मिलके जो है अपने सीटें उतारी। 25 सीटों की पहली लिस्ट आई थी AIMIM की। पूरे सीमांचल में हर जगह उन्होंने मुस्लिम वोट्स काटे। और दर्शकों को मैं कनेक्ट के ये बताना चाहता हूँ, जैसे किशनगंज वहाँ पे एक जिला है बिहार में, उसमें 4 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें 68% मुस्लिम आबादी है। कटिहार में 7 सीटें आती हैं, 43% मुस्लिम आबादी है। अररिया में 6 सीटें आती हैं, 42% मुस्लिम आबादी है। और पूर्णिया में 7 सीटें आती हैं, 38% मुस्लिम आबादी है। तो अगर आप इसके आंकलन कर लें तो कम से कम 24 सीटें ये ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, मुस्लिम ही वोट करते हैं। पिछली बार बीजेपी को इन सीटों पे बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार समीकरण ऐसे बैठे कि ये लोग खुद तो जीत नहीं रहे हैं, लेकिन सारे मुस्लिम वोट्स बाइफरकेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, उसका असर इनको हो रहा है। दूसरा, महिलाओं का फेवर जाना। तीसरा, मैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूं छठ पूजा को। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहा था कि युवा वोट कर रहा है। युवा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काम करता है, वो जानता है डेवलपमेंट क्या है, वो जानता है विकास रोजगार क्या है, और हमको किस पार्टी से क्या संभावना करनी है। ये मेंटल लैंडस्केप है उन लोगों का। तो उनकी मानसिक साइकोलॉजी के आधार पे वो छठ पूजा मनाने गए। वहां पे उन्होंने कहा वोट हो रहे हैं, हम रुक जाते हैं, हम वोट दे देते हैं। वोट उन्होंने दिया तो उन्होंने नवीनीकरण के आधार पर वोट दिया है, हमारे AI के अकॉर्डिंग। और साइमल्टेनियसली जब ये सब चीजें चलती आ रही हैं, इन्हीं के समकक्ष जो भ्रम की स्थिति मैम उत्पन्न हुई, उसका मेजर कारण थे 2 शब्द, फ्रेंडली फाइट। ओके, या तो सिर्फ फ्रेंड्स रहते हैं या फाइट करते हैं। यहाँ पे एक नया शब्द आया जिसको फ्रेंडली फाइट कहा गया। ये हम लोगों ने सॉफ्टवेयर से पूछा भाई ये फ्रेंडली फाइट का असर क्या होगा। सॉफ्टवेयर ने कहा फ्रेंडली फाइट का असर होगा दिशा भ्रम। आप कहाँ जा रहे हैं लोगों को पता नहीं, और इससे जो लोग वोट भी दे रहे हैं वो भी इससे बैक हो जाते हैं। तो जैसे 11 सीटें थी मैम, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैंने लिख रखा है टीम के द्वारा दिया गया डेटा। वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, नरकटियागंज, राजपकड़, बछवाड़ा, बिहार शरीफ, करगहर, चैनपुर, गौराबोरा और सुल्तानगंज, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर ये आपस में लड़ रहे थे। अब आप यहाँ पर आपस में भाषण दे रहे हैं, वहां पर आप समर्थन में भाषण दे रहे हैं, तो जनता के प्रति जो मैसेज पहुंचा वो पर्याप्त मैसेज नहीं था कि वो आपको वोट दे सके। ऐसी एक सुगौली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर RJD का पर्चा निरस्त हो गया किसी कारणवश, तो उन्होंने कहा चलिए हम JJD को दे देते हैं, तेज प्रताप जी की पार्टी है उनको दे देते हैं। तो जनशक्ति जनता दल का आप समर्थन कर रहे हैं एक सीट पे। तो जब इतना क्रॉस होगा, इतना केओस होगा, इतना केओटिक कैंपेन होगा, जिसमें एक तरफ इन 11 सीटों पे आप आपस में विरोध में बात कर रहे हैं, अगली सीटों पे आप समर्थन पे बात कर रहे हैं, और एक सीट जिनको आपने साइडलाइन कर दिया फिर उनको आप समर्थन दे रहे हैं, तो इस केओस का नुकसान किसी को नहीं हुआ, सिर्फ महागठबंधन को हुआ। और उन समीकरणों में जहां पर मुस्लिम वोट डोमिनेंट थे वहां पे वोट डिवीजन हुआ। और एक फैक्टर में जो और भी प्ले किया है वो है SIR, जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, उसमें 65 मैंने आंकड़ा मुझे प्रिसाइज नहीं है, लेकिन 64 से 65 लाख वोटर्स कटे हैं। तो एक विधानसभा सीट पे जो हमारे सॉफ्टवेयर ने भेजा था 65 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास सॉफ्टवेयर ने, 1,55,000 के आसपास सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग डेटा कटा है, वोटर्स कटे हैं। तो जब इतने वोटर्स कटे हैं, उन वोटों का कटने का प्रभाव भी किस पर पड़ा है? वो गैर कानूनी वोटर्स थे, वो वोट दे रहे थे, तो ECI ने उनको लिस्ट साफ करी। उसका सकारात्मक नकारात्मक असर कितना पड़ा है, इसके आधार पे मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि जब कनेक्ट पे हम लोग अगली बार बैठेंगे तो यही वीडियो आप चलाइएगा और बताइएगा कि भाई कितना कितना असर आया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, उसने बिहार की लैंडस्केप को, जो जनक है, जहां से सभी तक्षशिला यूनिवर्सिटी सब जनक रहा है सिविलाइजेशन का, उसकी बारीकी को कैसे परखा। बहुत बढ़िया। यश, इसमें एक सवाल आता है, आपने कहा कि जो यूथ गया वहां पर अपना छठ के दौरान, तो उन्होंने देखा कि विकास के नाम पे उन्होंने वोट किया,
लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो विकास का तो सबसे बड़ा, अगर किसी ने इस टाइम पे मतलब आवाज़ उठाई या कुछ भी कह लीजिए, तो वो थे प्रशांत किशोर। उन्होंने सबसे ज़्यादा कहा कि भाई पूरा बिहार को आप जो है, और मतलब आपको बिहार के अंदर डेवलपमेंट की बात की उन्होंने। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि नीतीश सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन शायद जितना करना चाहिए था, पर्टिकुलरली अगर हम लोग उद्योग की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, जिसका सबसे बड़ा मसला है जो है कि वहाँ का बंदा वहीं पे काम करे, ठीक है, तो वो उतना नहीं हुआ। तो फिर विकास के नाम पर उधर वोट कैसे गया? अच्छा मैम, एक्चुअली विकास के नाम पर लोगों को यह तो आभास था। प्रशांत किशोर जी के साथ समस्या क्या है कि हम लोगों ने बिहार के लोगों को पढ़ा, मेरी टीम कहीं नहीं गई बिहार में, लेकिन जो बिहार के लोगों को सॉफ्टवेयर ने पढ़ा है वो ये है कि आप इतनी इंटेलेक्चुअल हैं, आप अगर जाएंगी आप चुनाव हार जाएंगी। ओके, मैं किसी बड़े वैज्ञानिक को ले जाऊं, नासा के, इसरो के, वो नहीं चले। वो विधायक छोड़िए मैम, वो सरपंच का चुनाव, जो नीचे स्तर का प्रधान का चुनाव, वो भी नहीं जीत सकते। मैं बड़े से बड़े आईआईटीएंस को ले जाऊं, वो नहीं जीत सकते, क्योंकि मैम वहाँ कास्ट डायनेमिक्स इतना, रूढ़िवादिता जो है वो कास्ट डायनेमिक्स पर इतना इन्वॉल्व है। प्रशांत किशोर जी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि वो शायद पांडे हैं, तो ब्राह्मण जाति के आधार पे जब वो वोट बैंक बांधेंगे तो प्रशांत किशोर भले यूज कर रहे हैं, आप चाहे इतने, आप भगवान हैं, लेकिन समस्या क्या है कि वोट आएगी तो उस टाइम पे जाति जो है भगवान से ऊपर चली जाएगी। तो जाति बिहार में भगवान से ऊपर है, प्रथम चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब आप नई पार्टी इन्वॉल्व करते हैं तो यह भी एक अविश्वसनीय बात है कि इतना आपने कैंपेन किया, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए आप, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि इतना कैंपेन करना आसान नहीं है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके अगेंस्ट चला गया, वो भी अगेंस्ट गया है। उन्होंने कहा है कि हमने नंबर 1 में पूरा दिखाया है, बता रहे थे 250 करोड़ 231 करोड़ 3 वर्ष में, लेकिन 231 करोड़ की फंडिंग आ जाना 3 वर्ष में एक अकल्पनीय बात है। उन्होंने वो भी फंडिंग इस्तेमाल करी, लेकिन लास्ट में आप ये भी देखेंगी कि उनकी धीरे धीरे जो कैंपेनिंग है वो डिप करी। वो क्यों डिप करी? जब वो इतना विशाल रूप से आए थे तो बाद में वो क्यों इतने धीरे धीरे पीछे हटने लगे? जब मैं घर से निकला हूं वोट डालने, बिहार की जनता रास्ते में मन बदल ली थी। ऐसी सीटों पर आप क्यों नहीं पहुंचे जब लास्ट में, और अन्य पार्टी के लोग पहुंच के क्यों वोट दिलवा रहे हैं? तो ये सब चीजें प्रशांत किशोर जी बेटर बता पाएंगे। और मैम थोड़ा 10 से 15 साल की साइकिल लगती है। ये रेवोल्यूशन जो है, मैं जितनी भी पार्टीज आप देखें, आरजेडी, जेडीयू और ये आम आदमी पार्टी, एक रेवोल्यूशन के आधार पे उत्पन्न हुई। जो मैम कांग्रेस के खिलाफ जो विरोध था उसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिला दिल्ली में, बीजेपी को भी मिला लोकसभा के इलेक्शंस में, लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली में स्थापित कर दिया उस रेवोल्यूशन। वही रेवोल्यूशन प्रशांत किशोर ने स्वयं निर्मित किया है। और बल्कि जेडीयू आरजेडी जब पार्टी स्थापित हुई थी तो ये रेवोल्यूशन इनको कह सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से मिला था। तो ये वहां पर स्टैब्लिश्ड हो गए। ये स्टैब्लिश के पीरियड में इनको शायद 5 से 10 वर्ष लगेगा। ये खुद कबूल रहे हैं कि हम एकदम से लहर ला पाएंगे, पर वो लहर क्या ऐसे आ पाएगी जिस तरीके से आपने कार्य किया है अभी तक लोगों के मन तक, वो बड़ा असंभव लग रहा है। एक बार जब आप शुरू करते हैं तो उसे अंत तक आपको पहुंचाना रहता है, उस जनता तक वो जो बड़ी वॉलेटाइल है। क्या बात है, दिलचस्प। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे यश बात करते हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम फटाफट इस वीडियो को तैयार करें और अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि जो कल चुनाव का नतीजा आने वाला है उससे पहले जो आपके AI ने जो नतीजा दिखाया है वो उसको देख सकें, समझ सकें, सुन सकें, और साथ ही साथ जो कल एक्चुअल में नतीजे आएंगे तो उससे मिलान कर सके कितना सही था। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी डेटा आप हमें बता रहे हैं वो सही साबित होंगे। बिल्कुल, ठीक है, एक्यूरेट जो आपने वर्ड यूज किया है कि वो एक्चुअल जो आपका जो एग्जिट पोल है वो आपका एग्जैक्ट पोल में बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यश, आप आए, आपने इतना सारा टाइम हमें दिया और इतना अच्छा डेटा किसने, मतलब खास बात ये कि आपने पूरा लॉजिक के साथ चीजें बताई हैं, समझाई, और ऐसा लगता है कि AI को समझ है या नहीं है वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बिहार की पॉलिटिक्स की अच्छी समझ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे पीछे के मैम जो 104 लोग हैं जो कभी सामने नहीं आ पाए, वो वही की उन्हीं की कृपा है मैम। इट्स मोर देन इट्स एक्चुअली अ टीम एफर्ट rather than individual। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।